Hello children, I hope you all are fine. This is Vimlesh Sharma from Shri Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कन्नड़ पाठ्य पुस्तक का पाठ 20 जिसका नाम है वाक्य, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वाक्य क्या है? वाक्य जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो जिसका प्रयोग करता है वो ही क्या कहलाता है? वाक्य। बच्चों, यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है, वो उदाहरण है किसान चला रहा हल है खेत में। तो ये सार्थक शब्द तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। जब सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे इसका हमने व्यवस्थित क्रम में सार्थक शब्दों को रखा, किसान खेत में हल चला रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले अब हम जानेंगे परिभाषा और वाक्य के अंग। तो परिभाषा आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि वाक्य की परिभाषा क्या है। शब्दों का सार्थक समूह जब एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो वह वाक्य कहलाता है, वाक्य होता है। तो आप इसे रेखांकित अवश्य कर लें। अब वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि उद्देश्य क्या है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्या होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। विधेय होते हैं कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैंने दो उदाहरण लिए हैं, बालक रो रहा है और गगन खेलता है। तो बच्चों, यहाँ पर बालक रो रहा है तो बालक उद्देश्य है, क्योंकि रो रहा है, कौन रो रहा है? बालक, तो ये उद्देश्य होगा। और बालक क्या कर रहा है? रो रहा है, तो वो होगा विधेय। इस तरह से ये जो दूसरा उदाहरण है, गगन खेलता है, तो कौन खेलता है? गगन, तो ये उद्देश्य होगा। और गगन क्या कर रहा है? तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गगन है और खेलता है विधेय है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय हम किस तरह से अलग करते हैं, कौन सा शब्द उद्देश्य होता है और कौन सा शब्द विधेय होता है। तो बच्चों, वाक्य में कर्ता और क्रिया, उद्देश्य, विधेय तो होते ही हैं, लेकिन कई बार इनके अलावा जो अन्य शब्द होते हैं वाक्य में वो क्या होते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पर एक वाक्य लिया गया है हमने, बिस्तर पर लेटा बालक जोर जोर से रो रहा है। तो बालक तो उद्देश्य है और जो विधेय है रो रहा है, लेकिन जो अन्य शब्द है जैसे जोर जोर से और है बिस्तर पर लेटा, तो बालक जो उद्देश्य है उसके बारे में ये कहा गया है कि बिस्तर पर लेटा, तो वो उद्देश्य का विस्तार होगा। और रो रहा है विधेय है, उसके आगे लिखा है कि जोर जोर से, तो वो विधेय का विस्तार होगा। तो बच्चों, व्याकरण के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी अन्य उसके भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है संकेतवाचक, पांचवा है संदेहवाचक और अगला है इच्छावाचक और अगला है आज्ञावाचक और अंतिम है विस्मयादि वाचक। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर अब हम इनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले जानेंगे विधानवाचक। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में इसकी परिभाषा दी गई है कि जिन वाक्यों से क्रिया के होने का पता चलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों दो उदाहरण लिए गए हैं। यहाँ पे दो उदाहरण है, चिड़िया उड़ती है और घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर साधारण वाक्य है, अच्छे से कार्य हो रहा है और क्रिया होने का पता चल रहा है कि घोड़ा दौड़ता है, तेज दौड़ता है और चिड़िया उड़ती है। उसी तरह से दूसरे नंबर पे है निषेधवाचक। निषेधवाचक के यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं। पहले जानेंगे कि निर्देशवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का पता चलता है कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण है, घायल पक्षी मरा नहीं है, यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है। घोड़ा तेज नहीं दौड़ता, यहाँ पर भी क्रिया नहीं हो रही है, तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? निषेधवाचक वाक्य। तो बच्चों, हमारा अगला जो अर्थ के आधार पर जो उसका भेद है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह तो आपको पता ही है, जो वाक्य जिसमें प्रश्न
प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर परिभाषा दी गई है आपकी पाठ्य पुस्तक में कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का पता चलता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों दो उदाहरण लिए हैं, तो ये आपके सामने दो उदाहरण है। अमृता का घर कहाँ है, दूसरा है क्या घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन वाक्य में, तो वो होंगे प्रश्नवाचक वाक्य और इनके वाक्य के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। अब हमारा जो अगला है वो है संकेतवाचक वाक्य। इसके भी हमने बच्चों यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं। पहले हमें इनकी परिभाषा जाननी होगी कि संकेतवाचक वाक्य होते क्या हैं, कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी एक क्रिया तो हो ही रही है लेकिन वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, वो ही हमारे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण है, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि घोड़े की अच्छी देखभाल करोगे तो वह तेज दौड़ेगा। यहाँ पर परिश्रम करना और सफलता मिलेगी तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। उसी तरह से घोड़े की अच्छी देखभाल करोगे तो वह तेज दौड़ेगा, यहाँ पर भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। उसी को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब जानेंगे अर्थ के आधार पर अगला जो वाक्य है वो कौन सा होता है, वो है संदेहवाचक वाक्य। तो इसके यहाँ पर बच्चों मैंने दो उदाहरण लिए हैं। पहले हम जानेंगे कि संदेहवाचक वाक्य होते क्या हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि जिन वाक्यों में क्रिया के होने के विषय में संदेह होता है, यानी हमें कोई शंका होती है, तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह शाम को यहाँ आए, तो हमें संदेह है, निश्चित नहीं है। शायद घोड़ा तेज दौड़े, इसमें भी हमें संदेह हो रहा है। तो संदेहवाचक ये दो वाक्य हैं। अब है अगला इच्छावाचक वाक्य। इसके भी हमने यहाँ पर बच्चों दो उदाहरण लिए हैं। तो पहले जानेंगे इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले, कि जिन वाक्यों द्वारा बोलने वाले की इच्छा और आशा और आशीर्वाद और शुभ कामना आदि का पता चलता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, ईश्वर आपको दीर्घायु दे, ठीक है, काश घोड़ा तेज दौड़े। तो ये सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि इच्छावाचक में क्या होता है, तो उसमें होता है आशा भी होती है, इच्छा भी होती है, आशीर्वाद भी होती है और शुभकामना भी होती है। तो यहाँ पर ये हमने दो वाक्य लिए हैं, वो है इच्छावाचक वाक्य। तो बच्चों जो हमारा पहला वाक्य है, इसमें आशीर्वाद दिया गया है और इसमें जो है इच्छा बताई गई है कि काश घोड़ा तेज दौड़े। तो बच्चों हमारा जो अगला वाक्य है वो है आज्ञावाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि जिन वाक्यों में आज्ञा अथवा अनुमति दिए जाने का पता चले उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं कि पुस्तकालय में शांति बनाए रखें। तो यहाँ पर आज्ञा भी है और प्रार्थना भी की गई है कि शांति को बनाए रखें। दूसरा है घोड़े को तेज दौड़ाओ, यहाँ पर भी आज्ञा दी गई है कि इसको तेज दौड़ाओ। अब हमारा जो अगला वाक्य है वो है विस्मयादिवाचक वाक्य। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होते हैं और इसके कुछ शब्द भी होते हैं। चिन्ह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके हमने यहाँ पर दो उदाहरण भी लिए, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी परिभाषा जाननी होगी। तो इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों में हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख, घृणा यानी कि नफरत, आश्चर्य आदि के भावों का पता चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य बोलते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण है, आहा कितना सुहावना मौसम है। तो यहाँ पर हमें मौसम के बारे में देखकर खुशी हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है। क्या यह घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है घोड़े को देखकर। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये तो हमने समझा अर्थ के आधार पर। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सरल वाक्य होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पाठ्य पुस्तक में से जान लेंगे कि सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, लेकिन उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं बच्चों, और विधेय
सदा एक ही रहता है। यहाँ पर हमने बच्चों दो उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है कि भाई बहन खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भाई बहन हमारे क्या हैं, दो उद्देश्य हो गए, तो ये दोनों उद्देश्य कहलाएंगे। और जो हमारा विधेय है वो है खेल रहे हैं, तो हमारे वाक्य में उद्देश्य और विधेय हमारे को दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा वाक्य है कि वह नहा धोकर पूजा करता है। यहाँ पर वह जो है वो उद्देश्य है और विधेय क्या है, करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना था कि विधेय का भी विस्तार होता है और उद्देश्य का भी विस्तार होता है। तो यहाँ पर जो करता है तो वो क्या करता है, नहा धोकर पूजा करता है, तो विधेय का ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। तो बच्चों हमने जाना कि सरल वाक्य क्या होता है। अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त यानी जोड़ना होता है। इसके यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों संयुक्त वाक्यों में दो सरल वाक्य होते हैं और हम उनको क्या करते हैं, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं, उनसे उनको जोड़ते हैं। इस तरह से वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। तो दो सरल वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बादल गरज रहे हैं, एक सरल वाक्य है। मोर नाच रहे हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। लेकिन हमने क्या किया, जो समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पर है और, तो इससे हमने इस वाक्य को जोड़ दिया है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जैसे अथवा, परंतु, किंतु और, ये सारी चीजें क्या होती हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। तो बादल गरज रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, और समुच्चय बोधक शब्द से इन दो सरल वाक्य को हमने संयुक्त कर दिया है, यानी जोड़ दिया है। दूसरा है वसंत ऋतु आ गई है, इसलिए बागों में फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो इसलिए है वो समुच्चय बोधक शब्द है। दो सरल वाक्यों को हमने क्या किया, इसलिए से जोड़ दिया है। जैसे वसंत ऋतु आ गई है, ये अपने आप में एक सरल वाक्य है। बागों में फूल खिल रहे हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। इन दोनों को हमने समुच्चय बोधक शब्द इसलिए से जोड़ दिया है, तो वो क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। तो अब हम जानेंगे अगले जो रचना के आधार पर जो वाक्य है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित यानी मिला हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं। जब भारत जीतेगा तब हम खुशियां मनाएंगे। दूसरा उदाहरण है, जैसे ही बादल हटे आकाश में सूर्य चमकने लगा। तो सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी इसकी परिभाषा जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में इसकी परिभाषा है कि मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य सभी उस पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो वाक्य दिए गए हैं। जो हमारा प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य, इसमें ये है, और उस पर जो आश्रित उपवाक्य है वो है जब भारत जीतेगा तब। तो एक दूसरे पर आश्रित है, तो प्रधान उपवाक्य ये है और आश्रित उपवाक्य ये है। उसी तरह से जो हमारा दूसरा उदाहरण है, जैसे ही बादल हटे आकाश में सूर्य चमकने लगा। तो ये जो हमारा है, आकाश में सूर्य चमकने लगा, ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और उसका जो आश्रित उपवाक्य वो है जैसे ही बादल हटे, तभी हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। तो ये वाक्य जो है वो है मिश्रित वाक्य। तो इसी तरह से हमने समझा कि मिश्रित उपवाक्य में कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों हमने जाना रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो वो तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। जो मिश्रित वाक्य हमने अभी समझा उसमें थे उपवाक्य। तो उपवाक्य बच्चों दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्रधान उपवाक्य की परिभाषा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है कि वाक्य में प्रधान उपवाक्य अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य वाक्य की अपेक्षा नहीं करता। उसका अपने आप में एक अर्थ होता है, यह स्वतंत्र होता है, यदि किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं रहता। यह जो वाक्य है वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। तो यहाँ पर एक हमने उदाहरण लिया है और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर है, हम वीर सैनिक हैं इसलिए हम शत्रु से नहीं डरते। तो दो वाक्य हैं, तो इसलिए से हमने इसको
इसको जोड़ा, योजक है, दोनों वाक्यों को ये जोड़ता है, इसलिए जो शब्द है। अब है हम वीर सैनिक है, ये अपने आप में एक अर्थ स्पष्ट कर रहा है और इसे किसी भी अन्य वाक्य की जरूरत नहीं है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। तो ये जो हमारा वाक्य है वो है प्रधान उपवाक्य। दूसरा है हम शत्रु से नहीं डरते, ये भी अपने आप में एक अर्थ स्पष्ट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्रधान उपवाक्य। और जो ये है वो क्या है, योजक है, दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे दूसरे वाक्य में क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों वाक्य लिए हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो कक्षा में प्रथम आओगे। अब यदि तुम मेहनत करोगे तो ये हमारा इस पर आश्रित है, और अगर हम इसे देखते हैं कक्षा में प्रथम आओगे तो इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है। तो कक्षा में प्रथम आओगे ये हमारा क्या होगा, प्रधान उपवाक्य। और यदि तुम मेहनत करोगे तो ये इस पर आश्रित है, तो ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यदि तुम मेहनत करोगे तो ये अपने आप में स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा वाक्य होगा हमारा, कौन सा उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य। क्योंकि ये दूसरे जो वाक्य है, दूसरा जो वाक्य है कक्षा में प्रथम आओगे उस पर आश्रित है, तो ये बना आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों आपको प्रधान उपवाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं। अब हम जानेंगे आश्रित उपवाक्य क्या है। यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं। पहला है जैसे ही कंडक्टर ने सीटी बजाई बस चल दी। तो यहाँ पर बस चल दी कौन सा है, प्रधान उपवाक्य है। कब चल दी, जैसे ही कंडक्टर ने सीटी बजाई। तो ये जो हमारा है वो है आश्रित उपवाक्य, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर ने सीटी बजाई वो इस पर आश्रित है, तो ये आश्रित उपवाक्य है और ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसको किसी भी अन्य वाक्य की शब्दों की जरूरत नहीं है। तो बस चल दी ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य, और ये है आश्रित उपवाक्य। इसी तरह से दूसरा है वह लड़का कहाँ गया जिसने कमीज पहन रखी थी। वह लड़का कहाँ गया, ये हमारा क्या होगा, प्रधान उपवाक्य है। और जिसने कमीज पहन रखी थी तो ये हमारा आश्रित है किस पर, वह लड़का कहाँ गया उस पर। तो ये हमारा होगा आश्रित उपवाक्य और ये हमारा होगा प्रधान उपवाक्य। तो बच्चों अब हम जानेंगे पदबंध क्या होते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि पदबंध का अर्थ होता है पदों का बंधन। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, ये तो हम जानते ही हैं। ये शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। जो हमारे वाक्य में जो ये शब्द होते हैं ये ही पद कहलाते हैं, और इनका जब योग किया जाता है, इनको जब मिला के वाक्य में लिखा जाता है तो ये वाक्य कहलाता है। कई पदों के योग से बने वाक्यांश जब एक ही पद का कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम यहाँ पर जानेंगे और आप इसे रेखांकित अवश्य कर लें। कई पदों के योग से, यानी कि शब्दों के योग से, शब्दों को हम पद कहते हैं, तो उनके योग से बने ऐसे वाक्यांश, यानी वाक्य का जो अंश है, वाक्यांश जो वाक्य में एक ही पद के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस तरह एक ही पद के लिए वो काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर बच्चों एक उदाहरण दिया है, शेर दहाड़ रहा है। सिर्फ हम यहाँ पर अभी पद की और पदबंध की बात करेंगे। तो शेर दहाड़ रहा है, यहाँ पे शेर पद के बारे में बात करेंगे। अब इसको हम और भी शब्दों से और भी पद मिलाकर शेर के लिए और भी पद मिला सकते हैं, उसके लिए और पदबंध बना सकते हैं। जैसे भूख से व्याकुल शेर दहाड़ रहा है। अब शेर के लिए हमने और भी पद ले लिए, कौन कौन से, भूख से व्याकुल।
तो वो किसके लिए काम किया है? एक ही शब्द के लिए, शेर के लिए काम में आए हुए हैं ये पद। अब और उसको बढ़ा दिया, देखिए, पिंजरे में बंद भूख से व्याकुल शेर दहाड़ रहा है। अब भूख के आगे हमने पिंजरे से बंद और पद बढ़ा दिए हैं तो और ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं इसको और ये कह दूं कि चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद, तो मैं चिड़ियाघर के और भी बढ़ा दिया। तो इसी तरह से एक ही शब्द के लिए जो अन्य पद होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, वो पदबंध कहलाते हैं। अब हम जानेंगे पदबंध के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पदबंध के 5 भेद दिए गए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। पहला है संज्ञा पदबंध, आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम पदबंध, आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, वो सर्वनाम होते हैं, तो सर्वनाम पदबंध हो गया। तीसरा है विशेषण पदबंध, जब किसी की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। अगला है क्रिया पदबंध और अंतिम है अव्यय पदबंध। अब इनका हम एक एक करके उदाहरण के द्वारा जानेंगे इनको। तो सबसे पहले जानेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में। तो इसके यहाँ पर मैंने ये एक उदाहरण लिया है। हमारा उदाहरण है ऋषिकेश में रहने वाले चाचा जी गंगा जल लाए हैं। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा गंगा जल भी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे संज्ञा जो शब्द है वो चाचा जी के बारे में बात करेंगे। और इनके लिए और भी जो पद हैं वो कौन से हैं? ऋषिकेश में रहने वाले। एक पद के लिए अन्य पद भी यहाँ पर जो लिए गए हैं ऋषिकेश में रहने वाले, किसके लिए बताया गया है? चाचा जी के लिए। तो यहाँ पर वो होगा संज्ञा पदबंध। तो ऋषिकेश में रहने वाले ये जो पद हैं वो किसके लिए बताए गए हैं? संज्ञा जो चाचा जी हैं, जो संज्ञा शब्द है उसके लिए ये यहाँ पर काम में लाए गए हैं। अब हमारा दूसरा है सर्वनाम पदबंध। अब देखिए उसका भी उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन सबसे पहले हम जान लेंगे इसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा क्या है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पदों के स्थान पर कार्य करते हैं तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, दिन रात स्वच्छता अभियान की प्रशंसा करने वाले तुम। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द न होकर उसके स्थान पर तुम शब्द लिया है, यानी कि वो सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम है इसके लिए ये सारे जो पद लिए गए हैं, दिन रात स्वच्छता अभियान की प्रशंसा करने वाले, ये इतने सारे जो पद लिए हैं वो किसके लिए लिए गए हैं? तुम, यानी कि सर्वनाम पद के लिए काम में लिए गए हैं। अपनी कॉलोनी की और भी कुछ ध्यान दो। तो यहाँ पर ये हुआ सर्वनाम पदबंध। हम जानेंगे विशेषण पदबंध के बारे में। तो इसकी परिभाषा पहले हम पाठ्य पुस्तक से जान लेते हैं कि जो पदबंध वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे ही विशेषण पदबंध होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य हमने लिया है, हिमालय की आकाश को चूमने वाली ऊंची चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। तो देखो यहाँ पर जो चोटियां हैं उसकी विशेषता बताई जा रही है ऊंची शब्द से। ऊंची जो पद है वो क्या है? विशेषण है। तो अब इसके लिए कौन से पद शब्द लिए गए हैं, पद लिए गए हैं? वो है हिमालय की आकाश को चूमने वाली। तो यहां तक जो पद लिए गए हैं वो विशेषण जो ऊंची है उसी के लिए यहाँ पर ये पद कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा हुआ विशेषण पदबंध। तो अब हम जानेंगे क्रिया पदबंध के बारे में। क्रिया के बारे में आप जानते हैं किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो इसका हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। तो उदाहरण है, दादी माँ कुछ मंत्रों का उच्चारण तो बैठे बैठे ही कर लेती है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? बैठे बैठे ही। तो इस जो क्रिया है इसके लिए जो पद काम में लिए गए हैं वो है कर लेती है। तो ये क्या हो गया? क्रिया पदबंध हो गए। तो ये
हुआ क्रियापद बंध। बैठे बैठे ही के लिए जो अन्य पद हुए हैं जैसे कर लेती हैं तो ये क्रियापद बंध हो गया है। जो अब हम जानेंगे अव्यय पदबंध के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि वे पदबंध जो वाक्यों में अव्यय का काम करते हैं। और अव्यय आप जानते ही हैं, अव्यय कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनके यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, उनका हमने एक उदाहरण यहाँ पे लिया है, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय पदबंध कहेंगे। तो यहाँ पर है अधिक परिश्रम करने के कारण उसे बुखार आ गया। तो यहाँ पर जो अव्यय है वो क्रिया विशेषण वाला है कि बुखार कैसे आ गया, तो बुखार आ गया अधिक परिश्रम करने के कारण। तो ये हमारा जो अव्यय पदबंध है वो है परिश्रम करने के कारण। यहाँ पे क्रिया विशेषण जो अव्यय है वो यहाँ पर है। तो हमने इससे प्रश्न किया था कि बुखार कैसे आ गया, तो अधिक परिश्रम करने के कारण आ गया। तो ये हमारा जो है ये जो पद है वो हमारे क्या है? अव्यय पदबंध है। तो बच्चों अभी हमने वाक्य के बारे में समझा, जाना, इसके बहुत सारे उदाहरण हमने साथ साथ समझते चले गए। अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना है। तो हमारा जो वाक्य है वो क्या है? गौरव सब्जी मंडी गया। तो यहाँ पर जो गौरव है वो क्या है? उद्देश्य है। और वो क्या कार्य कर रहा है? सब्जी मंडी जाने का काम कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाया? विधेय कहलाया। तो अब हम इसका दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। गांधी जी अहिंसा का पालन करते थे। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं तो वो क्या है? उद्देश्य है। और वो क्या कार्य किया उन्होंने? अहिंसा का पालन करते थे। ये हमारा क्या हुआ? विधेय हुआ। अब हम जानेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो हमारे भेद थे बहुत सारे, वो उनके बारे में बताया गया है। तो वाक्य के भेद बताने की कौन सा भेद है? तो पहला है, जैसे ही गार्ड ने सीटी बजाई ट्रेन चल पड़ी। तो बच्चों ये हुआ संकेतवाचक। क्या हुआ? संकेतवाचक। और वो कैसे हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। संकेतवाचक वाक्य। अभी हमने पढ़ा था कि संकेतवाचक वाक्य वो होते हैं जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर क्या निर्भर हुआ कि जैसे ही गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसीलिए वो संकेतवाचक वाक्य हुआ ये। और वो किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं, वो संकेतवाचक है। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आज वर्षा नहीं होगी। अब इसमें कार्य नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं हो रही है। तो जब क्रिया नहीं होती तो बच्चों कौन सा होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। अब हम जानेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद बंध छांटकर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वाक्य दिया गया है वो है, समय पर वर्षा न होने के कारण फसल सूख गई। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो सूखने की हो रही है। तो सूख गई जो है वो क्रियापद बंध होगा। सूख गई। ये क्रियापद बंध हो गया। और हमें क्या छांटना है? क्रियापद बंध ही छांटना है। इसका जो दूसरा उदाहरण है, शिकारी का नुकीला तीर हिरण के पैर में जा लगा। तो यहाँ पर जो इसका क्रियापद बंध होगा वो होगा जा लगा। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप इसका एक बार अध्ययन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसका अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।